बेटा, जब तुम अपनी बहन को 5 लाख रुपए देने को तैयार थे, तो फिर अचानक से क्या हो गया? जरूर तुम्हारी पत्नी ने मना किया होगा ना कि पैसे नहीं देने हैं। सही कह रही हूं माँ, मुझे आंचल ने ही मना किया है। माँ, एक काम करो, आप अपने हिस्से की जमीन अपनी बेटी के नाम कर दो। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आपके पास जो कुछ भी है, आप सब कुछ अपनी बेटी को दे दो। मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अचानक से ही राजन का बदला हुआ रूप देख मनोरमा जी हैरानी से उसे देखने लगी। असल में राजन के पापा 2 भाई थे। हंसता खेलता परिवार था। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे और ना ही कोई बाप दादा की पुरानी संपत्ति थी। खेत के कुछ टुकड़े थे और एक छोटा सा घर था जिसमें पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। राजन जब 18 साल का था तो एक दिन अचानक ही आधी रात में राजन के माँ की तबीयत खराब हो गई। तो राजन के पापा और छोटे पापा दोनों उन्हें लेकर अस्पताल भागे। लेकिन नसीब ने ऐसा खेल खेला कि हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाने की वजह से गाड़ी सीधे जाकर एक पेड़ से टकराई और तुरंत ही राजन की मम्मी और पापा और छोटे पापा तीनों ही इस दुनिया से चले गए। घर पर अकेले राजन और उसकी छोटी माँ मनोरमा जी रह गई थी, जिनकी एक 21 साल की बेटी थी नीलम। अब तो जैसे राजन के ऊपर दुखों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी पहाड़ टूट पड़ा था। खुद को संभालते हुए उसने अपनी छोटी माँ और नीलम दीदी की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। अपने गम को भूलकर छोटी सी उम्र में ही नौकरी कर ली। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी नीलम दीदी की शादी की। मनोरमा जी बार बार कहती, बेटा, एक रिश्ता तेरे पापा ने देखा था नीलम के लिए। सब कुछ तय था, बस शादी की तारीख तय करनी थी कि भगवान ने ये सब कर दिया। एक बार देख, बातें करो। वहाँ पर लड़की है, इज्जत से विदा कर दे। राजन को भी छोटी माँ की बातें सही लगी, इसलिए अगल बगल के बुजुर्गों को लेकर जहाँ पर उसके पापा ने रिश्ता तय किया था नीलम का पहुँच गया। वो लोग भी इस रिश्ते के लिए तैयार ही थे। सब कुछ तय था, दान दहेज कितना देना था सब फिक्स था। फिर भी राजन ने अपनी ओर से वो हर एक चीज़ देने की कोशिश की जो उसके पापा ने भी नहीं सोचा था। कहीं ना कहीं राजन के मन में ये था कि नीलम दीदी या छोटी माँ को ये ना लगे कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने पाए। राजन ने पूरी तरह से अपने आप को उन दोनों के लिए समर्पित कर दिया था। नीलम की शादी उसने बहुत ही अच्छे से की। ये अलग बात है कि उसके लिए उसे लोन लेना पड़ा और एक एक चीज़ शादी में उसने दी। नीलम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उसने नहीं दी थी। शादी के बाद लोन चुकाने में रोहन की हालत खराब हो गई। दिन रात मेहनत करता, जैसे तैसे सर से लोन ख़त्म हुआ। राजन के खुद की उम्र शादी के लायक हो गई थी। नसीब ऐसा कि खर्च कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी शादी तो उसने बहुत ही सादे तरीके से की, लेकिन नीलम, उसके खर्च राजन की ज़िंदगी से कम होने वाले ही नहीं थे। शादी के बाद नीलम हर 4-6 महीने में एक बार मायके जरूर आ जाती और फिर विदाई के तौर पर अच्छा खासा 4 से 5 हज़ार का खर्चा बैठा कर जाती। माँ के साथ जाकर खुद साड़ियाँ पसंद करती, साड़ी के साथ साथ घर के सामान भी लेकर जाती, ये कहते हुए कि माँ, मेरे पति की तनख्वाह इतनी कम है कि घर के खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। एक तरह से नीलम अब लालची हो गई थी। मायके से सामान उठा उठा कर ले जाने की उसकी आदत सी हो गई थी और मनोरमा जी उसमें इसकी पूरी मदद करती। मनोरमा जी के मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी राजन के नाम कर दी है, तो राजन को हमारे खर्च तो देखने ही पड़ेंगे। और यही बात राजन के मन में भी थी कि उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, तो मुझे उनको देखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
जिसके चक्कर में राजन अपने घर परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पाता। राजन की पत्नी आंचल उसे कितनी बार समझाने की कोशिश करती, राजन थोड़े खर्चे कम करो, थोड़ा ध्यान अपने परिवार पर भी दो। लेकिन राजन उससे साफ साफ कहता, आंचल तुम्हें पता है ना, इन लोगों का मेरे सिवाय कोई नहीं है। अगर मैं इन्हें पैसे नहीं दूंगा तो इन्हें यही लगेगा ना कि मैं बस नाम का बेटा हूं। जब इन्होंने अपना सब कुछ मुझे दिया है तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना। राजन के तर्क के आगे आंचल चुप हो जाती और नीलम कभी साड़ियों की दुकान पर उधारी तो कभी सामान लेकर उधारी, यहाँ तक कि अगर उसकी एक पायल भी टूट जाती तो वो मायके आकर ही बनवाती। 2000 की टूटी पायल लेकर आती और 4000 की लेकर जाती, जिसका बिल फटता था राजन के नाम से। बेचारा राजन नीलम की उधारी चुकाते ही रह जाता। धीरे धीरे करके नीलम के 2 बच्चे हो गए और राजन का भी एक बेटा हो गया। राजन की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं, खर्च बढ़ते चले गए। लेकिन अब नीलम और मनोरमा जी का एक नया खर्चा शुरू हो गया था, नीलम के बच्चों की पढ़ाई। एक दिन मनोरमा जी ने राजन से कहा, बेटा, नीलम का फोन आया था, बड़ी परेशान थी, रो रही थी। पैसों के चक्कर में उसके बेटे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। देखो कुछ कर लो, नहीं तो उसका बच्चा बिना पढ़े रह जाएगा। अगर बेचारा राजन कैसे मना करता। पूछने पर पता चला कि 15,000 देने हैं। राजन ना कर पा रहा था ना हाँ कर पा रहा था। मनोरमा जी के बार बार कहने पर आखिरकार उसने कहीं से उधारी लेकर 15,000 उन्हें दे दिए। नीलम के बच्चे के एडमिशन हो गया। लेकिन बात एडमिशन तक ही नहीं रही। हर 4-6 महीने में फिर एक बार रोते हुए नीलम का फोन आता, माँ मेरे बच्चों की 6 महीने से फीस जमा नहीं है। स्कूल वाले उसे निकाल कर बाहर खड़ा करते हैं, बार बार धमकी देते हैं कि स्कूल से निकाल देंगे। तुम्हारे दामाद की इतनी कमाई नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई पूरा करा सके। लगता है मेरा बच्चा बिना पढ़े ही रह जाएगा। बस बेटी की बात सुन। मनोरमा जी भी तुरंत पिघल जाती और भागते हुए राजन के पास आती और कहती, बेटा नीलम के बेटे को स्कूल से निकाल दिया स्कूल वालों ने, वो भी कुछ पैसों के लिए। उसकी फीस जमा नहीं है। कहते हुए मनोरमा जी राजन को देखने लगी। इधर आंचल भी मनोरमा जी को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी कि इन्हें जितनी अपनी बेटी की फिक्र है, काश उसका आधा भी ये राजन के बारे में सोच लेती। कितनी बार तो आंचल राजन को समझाती थी, लेकिन राजन उससे साफ साफ कहता, आंचल मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं बस संकोच कर रहा हूँ, लाज लिहाज कर रहा हूँ, ताकि दुनिया समाज ये ना कहे कि ये दोनों मेरे भरोसे थी और मैंने इन्हें अपने मतलब के लिए छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। जब कभी राजन मनोरमा जी से पैसे के लिए मना करता कि छोटी माँ इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मनोरमा जी का मुंह बन जाता। 3-3 दिन तक वो राजन से बात नहीं करती। मनोरमा जी को जब से ये पता चल गया कि आंचल राजन को मना करती है पैसे देने के लिए, तब से आंचल जैसे उनके लिए दुश्मन बन गई थी। आंचल को तो वो अपनी आंखों से देखना भी नहीं चाहती थी। उन्हें लगता कि हो ना हो ये आंचल ही है जो राजन को बहका रही है, नहीं तो राजन ऐसा नहीं था। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते मन मुटाव होते हुए जिंदगी आगे बढ़ रही थी और इन सबके बीच में बुरी तरह से पीस रहा था बेचारा राजन। और पति की बेबसी देख आंचल लाचार थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मनोरमा जी का पलड़ा भारी था। वो पूरे गांव में घूम घूम कर सबसे यही कहती कि हमारा कोई नहीं है, हमने तो राजन को अपना बेटा माना है,
अपना जो कुछ भी था सब कुछ उसके नाम कर दिया है। अब जैसे वो हमारी ज़िंदगी चला देगा हम चल लेंगे। गांव वालों के सामने मनोरमा जी बेचारी बन जाती, जिससे कि राजन के ऊपर गांव वालों का भी दबाव रहता। गांव वाले भी राजन से साफ साफ कहते कि राजन, मनोरमा जी ने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है तो तुम उन्हें उनकी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ोगे। बेचारा राजन जिस समाज में रहता है उस समाज के दबाव में भी था। जिंदगी तो खैर जैसे तैसे कट रही थी। साल निकलते गए, दुनिया बदलती गई। नहीं बदला तो राजन की जिम्मेदारी, उसका बोझ, उसके खर्च। मनोरमा जी और नीलम के खर्च से वो उबर ही नहीं पा रहा था। खुद पर और अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। बच्चे बड़े हो गए थे। नीलम की बेटी अब धीरे धीरे शादी के लायक हो गई थी। एक दिन मनोरमा जी राजन के पास आई और उससे बोली, बेटा, नीलम का फ़ोन आया था। बड़ी परेशान थी, बहुत दुखी थी। उसकी बेटी की सगाई होने वाली है। 5 लाख रुपए मांगे हैं। सगाई होटल से होगी। अब वो रो रही है कि माँ, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो सगाई टूट जाएगी, उसकी बेटी की शादी टूट जाएगी। मैं क्या करूँ बेटा, मैं तो बहुत मजबूर हूँ। अगर नीलम के पापा होते तो कुछ व्यवस्था जरूर करते। राजन तो जैसे ये सुनते ही अंदर तक कांप गया। धीरे से उसके मुंह से निकला 5 लाख। लेकिन अब आंचल के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। पति की हालत, उनकी मजबूरी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। राजन से पहले इसीलिए वही बोल पड़ी, छोटी माँ, अगर पैसे नहीं हैं तो जरूरत क्या है दीदी को होटल से सगाई करने की? घर में भी कर सकती हैं या फिर किसी मंदिर में कर सकती हैं। जितनी चादर हो पांव उतने ही पसारने चाहिए। आंचल की बात सुनते ही मनोरमा जी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन राजन के सामने कुछ बोला नहीं। बहुत दिमाग से खेल रही थी मनोरमा जी। बड़ा ही बेचारी सा मुंह बनाकर बोली, देख लो बेटा, अब तो सब कुछ बस तुम्हारे ही ऊपर है। उसकी बेटी की शादी टूट गई तो जग हंसाई होगी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अगर उसके पापा होते तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेते। कहते हुए मनोरमा जी तो चली गईं। सबसे बड़ा तीर उन्होंने अपना चला दिया था, बिचारी होने का। मनोरमा जी के जाने के बाद आंचल ने कहा, राजन, एक बात बताओ, कितनी जमीन है इनकी? छोटा छोटा 2-4 खेत का टुकड़ा, यही है ना? अरे अगर उसे बेच भी दोगे तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना इन माँ बेटी के ऊपर तुमने खर्च कर दिए हैं। राजन, तुम ही सोचो, माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम उनके लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसे बन गए हो। छोटे से छोटे खर्चे भी तुमसे निकलवाते रहते हैं। पहले छोटी माँ की जिम्मेदारी, खैर वो मानती हूँ कि वो जायज है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। उनकी बेटी भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन शादी तक। लेकिन यहाँ तो शादी के बाद भी उनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हर महीने के खर्चे से लेकर उनके छोटे से छोटे सामान से लेकर उनके बच्चों तक की भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्च सब कुछ तुम देख रहे हो। अब क्या उनकी शादी ब्याह के खर्चे भी तुम ही देखोगे? तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? राजन, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारा भी परिवार है। कुछ अपने बारे में भी सोचो। अभी तो सगाई है, इसमें ही 5 लाख मांग रहे हैं। कल को शादी होगी, फिर सोचो कितने पैसे मांगेंगे। छोटे छोटे रस्म होते हैं, उसमें कितने पैसे लगेंगे। राजन, अगर तुम खुद को भी बेच दोगे ना तो भी उनकी मांग कभी पूरी नहीं होगी। और कितना खेत का टुकड़ा है, उस एक टुकड़े के चलते तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। देखो, यहाँ बात मेरी नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी की भी है।
तुम एक काम करो, जाओ जाकर छोटी माँ को बोल दो कि वो अपना जो भी तुम्हें दी हैं वो वापस ले लें। हमें नहीं चाहिए उनकी कोई भी प्रॉपर्टी। और अगर तुम नहीं कह सकते तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, भीख मांग कर खिला दूंगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रहूंगी। किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। जितना तुम उन दोनों के बारे में सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी छोटी माँ 1% भी तुम्हारे बारे में सोचती हैं। कहते हुए आंचल रोने लगी। आज पहली बार आंचल की बातें राजन को भी सही लगी। पीछे जिंदगी में देखते हुए उसे भी लगा कि उसने अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। आधी जिंदगी निकल गई इनके चक्कर में पीसते हुए। आंचल के बहुत समझाने पर तो राजन मनोरमा जी के पास गया और बोला, छोटी माँ, एक काम करिए, मेरे पास 5 लाख रुपए तो नहीं है। आप अपने खेत के जो टुकड़े हैं मेरे नाम किए हैं, वही आप बेचकर नीलम को दे दीजिए। उनकी बेटी की सगाई हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत करिए और ना ही अपनी। आप अपना सारा हिस्सा बेच देंगी तो भी मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ ही रहेंगी। अचानक से राजन का बदला रूप देख, उसकी बातें सुन मनोरमा जी हैरानी से उसे देखने लगीं। फिर उनकी नज़र आंचल पर गई तो वो समझ गई कि जरूर आंचल ने ही राजन को सिखाया होगा। मनोरमा जी गुस्से में बोली, बेटा, जरूर तुम्हें बहू ने मना किया होगा ना। उसी के बहकावे में आकर तुम ये सब बोल रहे हो ना। तो आज पहली बार राजन ने मनोरमा जी से कहा, हाँ छोटी माँ, सही कह रही हैं। आंचल ने ही मुझे समझाया है, बहकाया नहीं है, बल्कि मेरी आंखें खोली हैं। जो आपको करना चाहिए था एक माँ होने के नाते, वो आंचल ने किया। आपने तो बस मुझे नाम का ही बेटा माना। कभी ध्यान दिया मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर? आपके लिए तो बस आपकी बेटी ही है ना। उसके भविष्य के, उसके बच्चों के भविष्य के आपको यही दिखता है ना। कभी मेरे भविष्य के एक खेत के टुकड़े के चलते? अभी तो सगाई है तो 5 लाख चाहिए, कल को शादी होगी तो फिर 10 लाख चाहिए, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो जाएगी। ऐसे तो मैं पूरी जिंदगी पिसता चला जाऊंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दो। वो उसे बेच दे, बेचकर अपनी बेटी की शादी कर ले। मैं ऐसे सबकी जिम्मेदारी लेकर नहीं चल सकता। मेरी भी जिम्मेदारी थी, मैंने उसे पूरी कर दी। अब मेरे लिए बस एक परिवार और आप हो मेरी जिम्मेदारी। कहते हुए राजन चुपचाप बाहर चला गया। आंचल भी अपने कमरे में चली गई। अब मनोरमा जी बुत बने वही खड़ी रह गईं। अब तो उनके दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। जो खेल वो इतने सालों से खेलती चली आ रही थी, आज वो ख़त्म हो चुका था। वो अच्छी तरह से जानती थी, समझ गई थी कि अब उनकी कोई भी चाल नहीं चलने वाली है।